रेलवे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, पिछले 11 महीनों से आप जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, आज रेलवे बोर्ड के द्वारा उसकी घोषणा कर दी गई है और फाइनली आपका जो ग्रुप डी का एग्जामिनेशन है वो 17 नवंबर से शुरू होगा। कैंडिडेट्स की संख्या ज्यादा होने की वजह से ये एंड ऑफ दिसंबर 2025 तक चलने वाला है। पूरे 11 महीने का टाइम आपको मिला। अब आपके मन में आ रहा होगा कि जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। लेकिन ये घड़ी आपके लिए आनंददायक तभी साबित हो सकती है जब आप एग्जाम को क्रैक कर पाए। ठीक है, और जो जानकारियां दी गई है वो क्या दी गई है देख लीजिए। इसमें क्या बोल रहा है, लिंक ऑफ व्यूइंग द एग्जाम सिटी, डेट और ट्रेवल अथॉरिटी। ये आपको कब मिलेगी? 10 दिन पहले, 10 डेज प्रायर। ठीक है ना, और 10 डेज प्रायर टू द एग्जाम डेट। और ई कॉल लेटर्स जो आपको मिलेंगे वो होंगे 4 दिन पहले। मतलब लगातार आपको जांच करती रहनी। वेबसाइट कौन सी है ये, ठीक है ना। अब इस वेबसाइट पे के आप लगातार टच में रहे। 17 नवंबर से 10 दिन पहले, मतलब 7 नवंबर के बाद आप इसको लगातार देखते रहे। ठीक है, अभी फिलहाल मेन जानकारी ये है, आधार कार्ड जो आपने फॉर्म भरते समय सबमिट किया था, अगर वो किसी कारण से ब्लॉक हो गया है तो उसे भी आप एग्जाम के पहले अनब्लॉक करा लें। अब चीज क्या उठती है, 11 महीने का इंतजार था, 11 महीने आपने मेहनत भी की होगी और उस 11 महीनों को परिणाम जो आएगा वो आएगा उस दिन जिस दिन आप परीक्षा में बैठ रहे होंगे। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 10 दिन आपके सितंबर, अक्टूबर का पूरा महीना और 16 दिन वो। ठीक है, कुल मिलाकर के लगभग 67-68 दिन आपके पास बचे हुए हैं। अब हम तैयारी कैसे करें कि 67-68 दिनों में हम न केवल तैयारी करें बल्कि इस बात की गारंटी ले लें, अपने आप को इस बात की गारंटी दे दें कि हम एग्जाम को क्रैक करेंगे और जो हमारा सपना है रेलवे में जाने का, भारतीय सरकार की नौकरी करने का, उसको हम पूरा कर पाए। तो अब हम बात करेंगे इस एग्जाम को तैयार कैसे करना है, एग्जाम का प्रोसीजर क्या है, एग्जाम में कैसे क्या पूछा जाता है और 60 दिनों में, केवल 60 दिनों में आप इसको कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने है वही एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर जिसकी अपन बात कर रहे हैं। कौन सा था? CEN नंबर 8/2024। यहां आप देखिए, ये देखिए आप, ये रेलवे के कुछ वर्कर्स को दिखाया जा रहा है। ये देखिए, ठीक है ना, कि रेलवे में कैसे काम होता है। खैर, इन सब चीजों से आपको बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। इसमें एग्जाम के अकॉर्डिंग आपके मतलब की चीजें जो है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। देखिए, पहली चीज तो आपके मतलब की ये थी, क्या है ये देख लीजिए जरा सा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी कितनी थी? ठीक है, वो कितनी थी? उनकी संख्या है इस बार 32,438। यहां मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, बिल्कुल जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो अपने दिमाग में एक बात बैठा ले, 2028 तक, 25 चल रहा है, 2028 तक रेलवे की वैकेंसीज लगातार आएगी। ग्रुप डी 2024 का है ये। आपका एग्जाम खत्म होते होते या खत्म होने से मुश्किल से 10 से 15 दिनों के अंदर ग्रुप डी की वैकेंसी दोबारा आ जाएगी। ठीक ऐसे ही एनटीपीसी का रिजल्ट आने के तुरंत बाद आरआरबी एनटीपीसी का जो है नई वैकेंसीज आने वाली है। ठीक है, ठीक ऐसे ही अंडर ग्रेजुएट, मतलब वैकेंसीज की तो भरमार है, बस आप तैयारी करते रहे। ठीक है ना, तो इसमें आपके मतलब की चीज केवल 32,438 की, इसका बेसिक 18,000 है जो 1 जनवरी 2026 से बढ़ने वाला है। दिमाग में बैठा लीजिएगा, जब आप नौकरी करने जाओगे तो इस बेसिक पे नहीं जा रहे हो। ठीक है ना, आपकी सैलरी कम से कम 50,000 रुपए होगी। ठीक है, अब इसके आगे जो आपके मतलब की चीज है वो ये है। देखिए जरा इसको, इसमें क्या क्या है देखिए। अब इसमें स्टेजेज ऑफ एग्जाम दिया हुआ है। ठीक है, स्टेजेज ऑफ एग्जाम, सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये, ध्यान रखिएगा, सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मतलब यहां पर CBT 1 और CBT 2 वाला चक्कर नहीं है, सिंगल एग्जाम है ये, सिंगल एग्जाम। इसके बाद क्या होगा, लेकिन रेलवे के द्वारा अगर बहुत ज्यादा एग्जाम बच्चे पास हो जाते हैं तो CBT 2 कराने की ये रेलवे ने लिख रखा है, लेकिन एग्जाम केवल सिंगल स्टेज होगा। दूसरी बात यह है, इसके बाद आपका होगा फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, ये पीटी। पीटी में क्या क्या होता है ये मैं आपको बता रहा हूं।
जिन लोगों ने पुलिस वगैरह का एग्जाम दिया हुआ है उन्हें ये पता होगा कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट क्या होगा। उसके तुरंत बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या कहलाता है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो है जिसमें आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए हैं, पर्टिकुलरली उस बोर्ड के द्वारा जानकारी मंगाई जाती है कि आपने वो एग्जाम पास किया है कि नहीं, आपकी अंक सूची सही है कि नहीं। और मेडिकल एग्जामिनेशंस की कुछ कैटेगरीज हैं, ठीक है, जिनकी चर्चा भी हम आगे करेंगे, ठीक है, वो किया जाता है। देखिए अब ये देख लीजिए, यहां पे आप देख लीजिएगा शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर डीबी, ठीक है। पीईटी के लिए जो रेशियो है वो है 1/3 का, ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग फॉर पीईटी, ठीक। तो पीईटी के लिए रेशियो रहेगा 1/3 का, और इसके लिए जो रेशियो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, मतलब जो 32,000 पोस्टें हैं, तो जब मेडिकल के लिए आपको पीटी के लिए बुलाया जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उसके 3 गुना रहेंगे, 1/3। फिर अगर मान लीजिए ज्यादा कैंडिडेट्स पास हो जाते हैं तो ऊपर से उतने ही कैंडिडेट जितनी वैकेंसीज हैं उन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और उन्हीं कैंडिडेट्स का क्या किया जाएगा, डीवी और मेडिकल, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल का जो रेशियो है वो रहेगा 1/1, ठीक है ना। और पीटी का जो रेशियो रहेगा वो रहेगा 1/3, ठीक है। शॉर्टलिस्टिंग पीटी शैल बी डन एट द रेट ऑफ 3 टाइम्स। देखिए ये लिखा हुआ 3 टाइम्स। ये रेलवे की पुरानी पॉलिसी है। नेगेटिव मार्किंग का आप लोगों को पता ही है कि नेगेटिव मार्किंग हमेशा कितनी होती है, 1/3, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग कितनी रहती है, 1/3, ठीक। इसके बाद देख लेते हैं और क्या क्या आपका मतलब की जानकारियां हैं, इसको आप देख लीजिए। ये है मेडिकल स्टैंडर्ड, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या है, देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड इतने रहते हैं। यहां पर A1 जो मेडिकल है वो केवल और केवल लोको पायलट्स के लिए रहता है। A1 मेडिकल किसके लिए रहता है, लोको पायलट्स के लिए। A2 मेडिकल क्या होता है, ये रहता है मामला, ये 6/9 एंड 6/9, ठीक है ना। और ये डिस्टेंट विजन के लिए, नियर विजन के लिए 0.6, ठीक है। तो जो भी लोग पास हो जाएंगे वो ये वाला टेस्ट करवाने के बाद ही जाएंगे। A2 के बाद A3 रहता है, उसमें 6/9, और ये भी 0.6, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस इसमें नहीं होनी चाहिए। A2 A3 में कलर ब्लाइंड नहीं चलता, बल्कि B1 और B2 में भी कलर ब्लाइंड नहीं लिया जाता। कलर ब्लाइंड बच्चों को इनमें नहीं लिया जाता है। कलर ब्लाइंड बच्चे इसमें जरूर चल सकते हैं, C1 और C2 में। यहां देखिए और कौन सी मेडिकल कैटेगरी है, ये देखिए B1 B2 C1 और C2, ठीक है। 6/12, 6/18, 6/9, 6/12, 6/9, 6/12, ठीक है ना, विदाउट ग्लासेस। खैर ये मेडिकल के टाइम पर मैं आप लोगों को और इसकी और डिटेल जानकारी दूंगा, ठीक है। फिर और आगे की चर्चा आपकी जानकारी के लिए और क्या क्या है, देख लीजिए, ये देख लीजिए आप, ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। रेलवे एक्ट अप्रेंटिसेस, ये वाला मामला, जिन भी लोगों ने ITI करने के बाद एक्ट अप्रेंटिस रेलवे से कर रखी है उनके लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की 20% सीटें रिजर्व्ड है। अगर आप भी उनमें से हैं तो आप निश्चित तौर पर मान के चलिए कि अदर कैंडिडेट्स की तुलना में आपको 5 से 7 नंबर का बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। मतलब अगर दूसरा कैंडिडेट 80 में सेलेक्ट होगा तो आपका सिलेक्शन सेम कैटेगरी में 75 नंबर में होने वाला है, ठीक है। एक जानकारी आपके मतलब की ये है। वो किन लोगों के लिए है, वो उन बच्चों के लिए है जिन लोगों ने कर रखा है क्या, एक्ट अप्रेंटिस, ठीक है। इसको देख लीजिए आप, जो एग्जाम होना है उस एग्जाम का प्रोसीजर क्या है, देखिए आप, ये है पूरा मामला। देखिए टाइम कितना मिलना है आपको, 90 मिनट, उसमें क्वेश्चंस कितने सॉल्व करने हैं, 100, ठीक है। अब देखिए जनरल साइंस के इसमें रहेंगे 25, मैथमेटिक्स के रहेंगे 25, रीजनिंग के रहेंगे 30, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के रहेंगे 20। इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि 10 नंबर केवल करंट अफेयर के रहेंगे, और इस 25 में से जो 10 नंबर हैं वो केवल और केवल फिजिक्स से रहेंगे। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, बल्कि 10 से 12 कहना चाहिए, ठीक है। मतलब जनरल साइंस के 25 में से आधा
केवल फिजिक्स से आएगा। और फिजिक्स में भी मैं आप लोगों को बता दूं, न्यूमेरिकल एबिलिटी, उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपसे जरूर बनने चाहिए। ये मैथ्स और रीजनिंग की बात अभी अपन बाद में कर रहे हैं। करंट अफेयर्स के मामले में जो आपको करना है वो क्या करना है, पिछले 6 महीने का करंट अफेयर की जो मोस्ट हेडिंग्स है, आप एक बुक ले लीजिए और उसको मोस्ट हेडिंग्स को आप क्या कर लीजिए, उसको हाईलाइट कर लीजिए और उसको बीच बीच में 24 घंटे, 3 दिन, 7 दिन और 1 महीना, ये रिवीजन की ट्रिक होती है जिससे आपको चीजें भूलती नहीं है। 24 घंटे, देन आफ्टर कितना, 3 दिन, 7 दिन और फिर 1 महीने के बाद, वो चीज आपको जीवन भर नहीं भूलेगी। ठीक। और करंट अफेयर को तैयार करने का एकमात्र तरीका है, अगर आप लोग यूट्यूब से करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं, भूल जाइए, कभी करंट अफेयर तैयार नहीं कर पाओगे। करंट अफेयर को तैयार करने का एकमात्र तरीका है न्यूज देखना। आप लोग डेली न्यूज देखने की आदत डाल लीजिए, 1 घंटे डेली न्यूज देखिए और नोट्स उसकी बनाते चलिए, जो भी चैनल आपको पसंद हो, क्योंकि न्यूज में जो एनालिसिस मिलती है वही एनालिसिस आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप पिछले जो पेपर्स हुए हैं उसमें आप करंट अफेयर्स के आए हुए क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में क्या क्या आपके पास है। देखिए, यह है आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। क्या क्या होना है, मेल कैंडिडेट्स के लिए 35 किलो का वेट लेना है, 100 मीटर की दौड़ लगानी है, कितने मिनट में, 2 मिनट में। ठीक है, दूसरा 1000 मीटर की जो दौड़ है वो करनी है 4 मिनट और 15 सेकंड में। बहुत ही नॉमिनल है, इसमें बहुत ज्यादा फीमेल्स के लिए क्या है, 20 केजी का वेट है, 20 केजी का, 100 मीटर की ही दौड़ है, लेकिन टाइम कितना है, 2 मिनट। टाइम 2 मिनट और 100 मीटर बराबर है। वजन 35 किलो है और यहाँ कितना है, 20 किलो। इधर आप देख लीजिए, यहाँ पर भी दौड़ 1000 मीटर की ही लगानी है, लेकिन जो टाइम यहाँ पर लड़कियों को दिया जाएगा वो लिया जाएगा 5 मिनट 40 सेकंड और लड़कों को दिया जाएगा 4 मिनट और 15 सेकंड का। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को केवल इतना ही बोलूंगा कि एग्जाम के बाद आप इसकी तैयारी करना शुरू करिएगा। अभी किसी भी तरीके की फिजिकल तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो आपका टाइम किल होगा और दूसरा एक खतरा और भी है कि ऐसा ना हो कि आप बीमार पड़ जाएं। ठीक है, बात कर लेते हैं और आगे की जानकारी की। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये देखिए, नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स, ये आपके में रहना ही है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होता रहेगा, ये तो आपका पार्ट भी नहीं है। ये देखिए, नाम शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स आर वेरियस स्टेजेस शैल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, ठीक है, ऑब्टेन्ड बाय देम व्हेनेवर सीबीटी इज कंडक्टेड इन मल्टीपल सेशंस। ठीक है, सेम सिलेबस का पेपर कई शिफ्टों में किया जाता है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन तो होता ही है और नॉर्मलाइजेशन इसमें भी लागू है। ठीक है, अब आगे की चर्चा कर लेते हैं। आपका सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस क्या क्या है। ठीक है ना, ये है आपका सिलेबस। मैथमेटिक्स, देखिए, मैथ्स में नंबर सिस्टम, ठीक है ना, नंबर सिस्टम में जो पूछे जा रहे हैं, अभी आप एनटीपीसी का पेपर देख लीजिए, चाहे अंडर ग्रेजुएट लेवल का, अंडर ग्रेजुएट लेवल के सारे शिफ्टों के एनालिसिस आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, मैथ्स और रीजनिंग के कंप्लीट। यहां पर आपसे सवाल पूछा कहा जा रहा है। पहला तो एक सवाल आपसे पूछता है डिविजिबिलिटी से, एक सवाल आपसे पूछता है एलसीएम से। ठीक है, डिविजिबिलिटी और एलसीएम किसी किसी पेपर में कोई सवाल एपी का आ जाता है, वरना वो भी नहीं। केवल यहां से यही 2 टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं, डिविजिबिलिटी से 1, एलसीएम से कई बार 1 और 2। ठीक है, बॉड मास में 2-3 तरह की बॉड मास है। ठीक है, पहला तो जो बॉड मास है वो तो है ही है, चाहे आप इसको यहां तक ले जाओ, आप ये ले जाओ, आप यहां तक, ये देखिए एलसीएम एचसीएफ दिया ही है, यहां तक आप ले जाओ। ठीक है ना, डेसिमल, फ्रैक्शन, बॉड मास, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आएगा, नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी से आएगा, किसी किसी पेपर में एपी से आ जाएगा। बॉड मास, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, यहां से कुल मिलाकर के यहां से यह देखा जाए तो 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सॉरी 2, 3 यहां से, 2 क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे। ठीक है ना, सिंपल बॉड मास के क्वेश्चन रहते हैं, इसमें ऐसा कुछ ज्यादा रहता नहीं। हाँ, अब इन टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बहुत बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन, एज से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा,
ठीक है ना। रेशियो में बेसिक रेशियो का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज, बेसिक परसेंटेज, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं पूछा जा रहा। मेंसुरेशन, ये वाले पे। अब मेंसुरेशन और ज्योमेट्री, ये दोनों हिस्से सेम है, ये ध्यान रखिएगा। मेंसुरेशन और ये ज्योमेट्री, ये दोनों बिल्कुल सेम है। अब मेंसुरेशन में क्या क्या रहता है? मेंसुरेशन में रहता है 2D और 3D, यही तो रहता है, 2D और 3D, ठीक है। तो 2D और 3D के जो सवाल है, इसमें 2D से एक क्वेश्चन 100% आ रहा है, लेकिन बिल्कुल सिंपल, ट्रायंगल से रिलेटेड। बहुत ज्यादा करेगा तो सर्कल, इससे ऊपर नहीं जा रहा वो। 3D में और ट्रायंगल में भी जो सवाल आ रहे हैं वो ज्यादातर समकोण त्रिभुज के, समरूप त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। ज्यादा पूछेगा तो समबाहु और समद्विबाहु तक जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाने वाला। 3D में बेसिक एरिया से रिलेटेड, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और साथ ही साथ आयतन। प्रिज्म और पिरामिड बिल्कुल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा जो मजेदार क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां से टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड का केवल एक बेसिक आपके 80% क्वेश्चनों को कवर कर लेता है। दूरी समान है तो चाल और समय का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होगा। कहीं कहीं चाल समान कर दिया है और कहीं कहीं समय समान कर दिया, 90%, इससे ऊपर सवाल गया ही नहीं, ठीक है। टाइम एंड वर्क में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ में कुछ बेसिक क्वेश्चन आ जा रहे हैं, कुछ में थोड़ा सा हट के आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन यहां से, 2 से 3 क्वेश्चन यहां से, और 2 ही क्वेश्चन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का एक, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन 3 साल तक के हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल सीधा सीधा देता है, ठीक है ना। इसके बाद इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, और वो नहीं दिया गया क्या, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस, इस वाले टॉपिक से 3 क्वेश्चन यहां से पूछ रहा है, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक क्वेश्चन है। डिस्काउंट, इसका एक पार्ट, अगर डिस्काउंट इसमें नहीं दिया हुआ है तो डिस्काउंट इसी का पार्ट है। यहां पे आप एक चीज और जान लीजिए, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, ये टॉपिक बेसिकली एक है, ठीक है ना। बस एक में केवल पॉजिटिव पॉजिटिव काम होता है और एक में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों काम होता है, बस इतना ही फर्क है। पाइप एंड सिस्टम का कुछ मामला सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से मिलता है, कब, जब मामला बोट एंड स्ट्रीम की तरफ चला जाए। बोट एंड स्ट्रीम अलग से दिया है कि नहीं दिया है, बोट एंड स्ट्रीम अलग से नहीं दिया है, मतलब वो टाइम एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का एक ही क्वेश्चन आ रहा है और केवल 2-3 जगहों से। एक तो हाइट एंड डिस्टेंस है, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस आ जाएगा तो ट्रिगो नहीं आएगा। ट्रिगो में केवल 2 चीजें, या तो वैल्यू पुटिंग है और या तो आइडेंटिटी है, बस, इससे ऊपर सवाल पूछ ही नहीं रहा, ठीक है ना। स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का एक सवाल आ रहा है, ठीक है ना। एनटीपीसी में हर में 2 सवाल पूछे गए थे, लेकिन अभी जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ है उसमें किसी में एक आया है, किसी में 2 आया और किसी में आया ही नहीं, ठीक है। लेकिन हमें स्टैटिक्स तो पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। एज, मैं मानता ही नहीं हूं कि एज करके कोई टॉपिक है, क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो एज या तो एवरेज में है और या तो फिर रेशियो में, ठीक है। तो एज से भी एक क्वेश्चन 100% आ रहा है। अलजेब्रा से एक सवाल आ रहा है और वो कैसा आ रहा है, सीधे सीधे वैल्यू पुटिंग। आपको कुल मिला करके 15 एक फॉर्मूले आप अगर दिमाग में आपके हैं तो अलजेब्रा का सवाल आपसे कभी मिस नहीं होगा, कभी मिस नहीं होगा। और अलजेब्रा की जरूरत न केवल यहां पर है, बल्कि ट्रिगो में भी कई बार अलजेब्रा की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कैलकुलेशंस तो यही हो गया, बॉडमॉस का ही पार्ट है। कैलेंडर का कोई मतलब नहीं, क्लॉक का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये दोनों हिस्से किसके हैं, रीजनिंग के। क्लॉक और कैलेंडर रीजनिंग का हिस्सा है, इसने मैथ में दे रखा है, हो सकता है मैथ में पूछे, क्योंकि अभी तक तो मुझे देखने के लिए नहीं मिला, ठीक है। स्क्वायर रूट की अगर मैं बात करूं तो स्क्वायर रूट भी अगर देखा जाए तो ये बॉडमॉस का ही पार्ट है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो सिलेबस में कोई दम तो नहीं है। जो अच्छे सवाल देखने के लिए मिलते हैं, मेंसुरेशन में बच्चों को इसलिए कठिन लगता है क्योंकि वो मेंसुरेशन पढ़ते नहीं, ट्रिगो कठिन इसलिए लगती है जो पढ़ते नहीं। अब बाकी के जो सवाल अगर कहीं से आ रहे हैं ठीक ठाक, तो वो सवाल पूछे जा रहे हैं केवल टाइम एंड वर्क से, टाइम एंड डिस्टेंस से, सिंपल एंड कंपाउंड डिस्टेंस से। बाकी सभी जगह से बेसिक क्वेश्चन ही उठाए जा रहे हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की अगर मैं बात कर लूं तो रीजनिंग में केवल ये वाला जो हिस्सा है अल्फाबेट, ये वाला, ठीक है। अल्फाबेट हो गई, एनालिसिस हो गई, ठीक है ना,
कोडिंग हो गई, कोडिंग एंड डिकोडिंग हो गई, ठीक है, सीरीज हो गई। अच्छा ये नंबर सीरीज है, अल्फाबेट की भी सीरीज आ रही है, ठीक है ना। तो अल्फाबेटिकली एंड नंबर सीरीज दोनों दिया भी है इसने, ठीक है। तो एनालिसिस हो गई, कोडिंग एंड डिकोडिंग हो गई और अल्फाबेट। इस समय 5 से 7 क्वेश्चन केवल अल्फाबेट के नंबर्स और उसके अपोजिट्स के ऊपर है। 5 से 7 क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, 5 से 7, बड़ा मार्जिन है। नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चन आपको हर पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। किसी में वो चिन्ह बदलवा रहा है तो किसी में वो संख्याएं बदलवा रहा है और किसी में वो कोडिंग दे रहा है कि ए को प्लस बोलेंगे, बी को माइनस बोलेंगे, ऐसा होगा, ठीक है। और यही चीज नंबर सीरीज के साथ, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात कर रहा था, नंबर सीरीज में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं। बेसिक क्वेश्चन क्या है? गुणे वाले क्वेश्चन तो एक भी नहीं देखने के लिए मिले थे। हाँ, अभी इसमें अंडर ग्रेजुएट लेवल में जरूर गुणे के क्वेश्चन 4-5 सेटों में देखने के लिए मिले हैं, नहीं तो सामान्य तौर पर डिफरेंस वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशनशिप ही है ना, ब्लड रिलेशनशिप, यहां से 2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, एक सिंपल और एक कोडिंग का, एक सिंपल और एक कोडिंग का। स्लॉक्स, यहां से 2 क्वेश्चन 100% आने हैं, 2 क्वेश्चन हर पेपर में पूछ रहा है, ठीक है। जंबलिंग हो गया, वेन डायग्राम हो गया, किसी किसी पेपर में आ रहा है, सारे पेपर्स में नहीं है। कंक्लूजन एंड डिसीजन, ये वाला पार्ट अभी ये बढ़ा रहा है और ये आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और ठीक इसी तरीके से स्टेटमेंट, आर्गुमेंट्स एंड एजम्पशंस, ठीक है। ये सारा का सारा एनालिटिकल रीजनिंग का हिस्सा है और एनालिटिकल रीजनिंग में अब स्लॉक्स के साथ स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स भी आ रहे हैं, ठीक है ना। इसमें सिटिंग नहीं दी गई है, सिटिंग अलग से नहीं दी गई, एनालिटिकल रीजनिंग में ही उसने समझ लिया होगा, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशनशिप से 2 क्वेश्चन, पजल से 2 क्वेश्चन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन, ये 100% आ रहे हैं। किसी में संख्या 2 से ज्यादा भी है, किसी में डायरेक्शन 2 से ज्यादा है, किसी में पजल 2 से ज्यादा है, किसी में सिटिंग 2 से ज्यादा है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल सीरीज वाले। सीरीज अलग से दी गई है कि नहीं दी गई है मुझे दिख नहीं रही, क्योंकि सीरीज अलग से, ठीक है ना। सीरीज की अगर मैं बात करूं तो सिंपल एक सीरीज लिखी रहती है, उस सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं कि प्रत्येक चिन्हों के पहले अक्षर, अक्षर के बाद संख्या, तो आप ढूंढिए उसमें कितने ग्रुप ऐसे बन रहे हैं। मतलब रीजनिंग में अगर कुछ पढ़ने लायक है तो वो पढ़ने लायक है डायरेक्शन, ब्लड, सिटिंग, पजल, बस, ठीक है। क्योंकि अल्फाबेट्स आपको याद है और उसका तरीका सीखने की जरूरत है। आपको पढ़ने से ज्यादा जरूरी यह है कि आप ये देखिए कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग हो गई, चाहे अल्फाबेट, चूंकि मैथमेटिकल ऑपरेशन जिस भी बच्चे का बहुत अच्छा, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में मुझे नहीं लग रहा कि उसको कोई प्रॉब्लम जाने वाली। यहां वाला जो मामला है एनालिटिकल रीजनिंग का, एनालिटिकल रीजनिंग में आपको चारों पार्ट पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। चाहे बात हो रही हो न्याय निगमन की, चाहे बात हो रही हो कथन निष्कर्ष की, चाहे बात हो रही है कारण एवं प्रभाव की, ठीक है ना, और चाहे बात हो रही हो कथन और पूर्व धारणा की, ठीक है। ये चारों हिस्से आपको अच्छे से तैयार करने पड़ेंगे और ये एक ऐसा हिस्सा है जिसको आप विद इन सेकंड हल करते हैं। अगर मैं ईमानदारी की बात करूं तो मैथमेटिक्स का 30 क्वेश्चन का पेपर 20 मिनट में और रीजनिंग का भी 30 क्वेश्चन का पेपर 20 मिनट में, क्योंकि इसमें पजल सिटिंग थोड़ा सा हो सकता है, टाइम टेकिंग हो जाए, अधिकतम 20 मिनट में, 40 मिनट में आप पूरा पेपर निकाल सकते हो। और इसके बाद भी आपके पास 10 मिनट का टाइम रहेगा उसको रिवाइज करने के लिए। मतलब अगर कोई क्वेश्चन आपका छूट भी गया है और 50 मिनट आप यहां दे दीजिए और 40 मिनट आप रखिए किसके लिए, इसके लिए साइंस एंड देन करंट अफेयर के लिए, ठीक है। अब साइंस एंड करंट अफेयर का पार्ट क्या है इसको देख लीजिए आप। ये देखो, आप यहां पे देख लो थोड़ा सा, ये देखो साइंस एंड करंट अफेयर की अपने पास जनरल साइंस सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेज ऑफ 10th स्टैंडर्ड। लेकिन यहां पर जो आपको फोकस करना है वो करना है इस पर और इसके भी न्यूमेरिकल्स पर, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में आप ध्यान रखिएगा, जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट। बेसिक क्वेश्चंस बहुत कम आने, हिस्ट्री, करंट अफेयर आपका इसमें दबा के आएगा। टारगेट क्या रखना है आपको, आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, किस तरीके से अगले 60-65 दिनों में हम एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं उस बात पर। अगर हम बात मैथ्स की करें, मैथ्स की अगर मैं बात मैथ की करूं तो यहां पर आपकी जो शुरुआत है वो होनी चाहिए बॉड मॉस से और कैलकुलेशंस।
एक बात ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन केवल कैलकुलेशन नहीं है, यहां पर आपको स्क्वायर, क्यूब, ठीक है, इसी के रूट्स, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन फास्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत आपको पड़ेगी कहां पर, कमर्शियल मैथ में जाकर के, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, ये आपको सीखना है, ये आपकी पहली वो है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपका जो फोकस होना चाहिए, फोकस होना चाहिए दूसरे नंबर पर, वो फोकस होना चाहिए किस पर, एलसीएम एंड एचसीएफ पर। इसमें भी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। तीसरे नंबर पर आपका फोकस होना चाहिए किस पर, डिविजिबिलिटी पर, डिविजिबिलिटी। अब डिविजिबिलिटी भी बहुत सिंपल आ रही है, इसे बहुत ज्यादा कुछ कठिन है नहीं, आपको सीखना क्या है, सीखना है वही 2 4 8, 3 9, 5 25, फिर एक आपको थोड़ी सी टेढ़ी वाली में सीख लेनी है, 7 11 13, 3 7 11, 3 7 13, बस इतनी तो डिविजिबिलिटी। कुल मिला के गिनती के आपको 8-10 नियम याद करने, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी एंड एलसीएम एचसीएफ। नंबर सिस्टम में अगर एक कोई और पार्ट पढ़ने लायक है तो वो है एपी का, यहां से एक आध क्वेश्चन पूछ ले रहा है, ठीक है। अगर मैं बात कमर्शियल की करूं तो कमर्शियल में सारे पार्ट्स आ रहे हैं, यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। एवरेज आ ही रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो गारंटीड, 2 क्वेश्चन भी हो सकता है। परसेंटेज, परसेंटेज यहां से भी आपके लगभग 2 क्वेश्चन हर पेपर में आ रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज के बाद अगर मैं बात करूं प्रॉफिट लॉस की, प्रॉफिट लॉस की, ठीक है, प्रॉफिट लॉस से 2 और डिस्काउंट से 1, 100% आ रहा है ये, डिस्काउंट से ये 100% आना है, बट्टे की बात कर रहा हूं, ठीक है। प्रॉफिट लॉस से 2, डिस्काउंट से 1, ये आना ही आना है। रेशियो 2 क्वेश्चन यहां से, और इसी का पार्ट होता है एज, 1 क्वेश्चन यहां से, ये आने ही आने, ठीक है। अब इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के बाद अब क्या बच गया, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। यहां से लगभग 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें 2 इसका रहता है और 1 रहता है बोट स्ट्रीम का, बोट एंड स्ट्रीम का। 2 क्वेश्चन यहां से और 1 क्वेश्चन यहां से, बेस दोनों का 1 है, ठीक है। फिर मैं बात कर लेता हूं टाइम एंड वर्क की, टाइम एंड वर्क की, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं 100%, ठीक है ना, टाइम एंड वर्क, ठीक। फिर एक क्वेश्चन आपका आ जाता है पाइप और टंकी से, 1 क्वेश्चन यहां से आना ही आना है, पाइप से 1 क्वेश्चन आना ही आना है। सीआई एंड एसआई, सीआई एंड एसआई यहां से लगभग 3 क्वेश्चन, ये आपका किसका है, देखिए 3 1 4 2 6 1 7 2 9 1 10 2 12 13 2 15 और 2 17, 30 में से 17 नंबर यहां से है, ठीक है ना। 1 2 और 2 4, 17 और 4 21, 21 के बाद बल्कि कई बार यहां से इतने हिस्से से 25 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। फिर आपका आता है एडवांस वाला पार्ट, एडवांस वाला पार्ट। एडवांस में ट्रिगो से 1 क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%, 1 से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें से। ज्योमेट्री से 1 क्वेश्चन पूछ ही रहा है ज्योमेट्री, लेकिन ज्योमेट्री में जो क्वेश्चन आ रहा है वो केवल जीवा और स्पर्श रेखा तक सीमित है। 2D मेंसुरेशन से 1 क्वेश्चन आएगा ही, और 3D मेंसुरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, यहां भी कई बार 1 से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अलजेब्रा, अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन आना ही आना है। अब आप चाहे इसको नंबर सिस्टम का पार्ट समझ लीजिए, चाहे आप किसी का भी समझ लीजिए, ठीक है। तो यहां से भी आप देखो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है ना। तो कई बार 5, कई बार 7, ठीक है। और यहां पर कई बार 22 से 25 के बीच में नंबर्स यहां से आएंगे, और उसमें से ये देख लीजिए एवरेज छूटा हुआ था, एवरेज से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 2 2 4 2 6 1 7 2 9 1 10 10 2 12 12 1 13 2 15 15 16 3 और 19, 19 क्वेश्चन यहां से हो गए। 22 23 23 2 25, 25 यहां से 5 वहां से, ठीक है। ये आपका सिलेबस है जो आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग की, रीजनिंग भी, रीजनिंग में केवल अल्फाबेट से 5 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, बल्कि 7 से ज्यादा ही आ रहे हैं। अल्फाबेट, अल्फाबेट में 5 से 7 क्वेश्चन। दूसरा है सीरीज, जो मैं आपको बोल रहा हूं प्रतीक और इनकी मिला करके आती, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तीसरा मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन यहां से भी बना रहा है, बना ही रहा, 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आ ही रहे, ठीक है ना।
चौथा पार्ट सिटिंग, एक सर्कुलर, कई बार दो सर्कुलर और एक लीनियर और कई बार दोनों सर्कुलर। यहां से दो क्वेश्चन आने ही आने हैं। पजल, पजल से दो क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है ना। स्लॉक्स, अगर केवल स्लॉक्स भरा गया, स्लॉक्स और स्टेटमेंट वाले जो पांचों पार्ट है स्टेटमेंट वाले, ठीक है ना, यहां से लगभग 4 क्वेश्चन पूछ रहा है वो, ठीक है। फिर इसके बाद और कहां से पूछ रहा है, इसके बाद आ रहा है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, यहां से 2 सवाल 100% आएंगे, ठीक है ना। ब्लड, यहां से भी 2 सवाल 100% है। ये 2 सवाल आ ही आ रहे हैं। अब यहां पे आप देखो, अगर मैं गिनूं 5 2 7 2 9 2 11 2 13 13 4 17 2 19 और 2 21, अब यहां पर वो बढ़ा घटा देता है, ठीक है ना। तो टोटल जो आपके रीजनिंग के जो मामला है 30 क्वेश्चंस का, चूंकि मैथ्स तो 25 नंबर की, अभी मैंने 30 के हिसाब से बताया, ये मैं उसकी बात कर रहा था एनटीपीसी की और अंडर ग्रेजुएट लेवल की। 25 क्वेश्चन जब आएंगे तो निश्चित तौर पर आप ये मान करके चलिए कि जो आपका कमर्शियल मैथ वाला पार्ट है वहां से जो आपके ट्रिग्नोमेट्री है वो एक क्वेश्चन देगा ही, 2D एक क्वेश्चन देगा, 3D एक क्वेश्चन देगा, ज्योमेट्री एक क्वेश्चन देगा ही, अलजेब्रा एक क्वेश्चन देगा ही, 5 क्वेश्चन वहां से फिक्स है। एलसीएम एचसीएफ एक क्वेश्चन आएगा ही, बॉड मॉस के 2 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा और जो एक हिस्सा है ये वाला, यहां से तो आना ही आना है, इसकी बात कर रहा था मैं। देखिए बॉड मॉस से 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन यहां से डन है, 4 क्वेश्चन यहां से डन है, 9, बाकी के 16 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, ठीक है। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, रीजनिंग के जो 30 क्वेश्चन है पूरा सिलेबस वही है, चूंकि एनटीपीसी का भी वही था, इसका भी वही है, ठीक है। अब आपका जो तैयारी का तरीका है वो क्या होना चाहिए, शुरुआत आपको ठीक वैसे ही करनी है जैसे मैंने आपको बताई, शुरुआत यहीं से होनी चाहिए क्योंकि इसकी जरूरत आपको यहां भी पड़ेगी, ठीक है। और यहां पर आप लोगों को तैयारी करने में, यहां पर ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है इसको तैयारी करने में 10 से 15 दिन अधिकतम, ये मैं अधिकतम की बात कर रहा हूं, मैं 10 दिन में कोशिश करनी है, 15 दिन से ज्यादा लगना नहीं चाहिए। ये वाला जो पूरा का पूरा सिलेबस है, ये वाला पूरा का पूरा सिलेबस, ये आपको लगभग 35 से 40 दिन, इससे ऊपर का टाइम बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। और ये वाला जो सिलेबस है, ये वाला जो सिलेबस है, इसमें भी वही कहानी होनी चाहिए, 10 से 15 दिन बस। इतनी आपको तैयारी, अगर मैं देखूं तो 10 35 10 45 और 10 55, 5 दिन और जोड़ दीजिए, 60 दिन में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा बेसिक आता है तो। और रीजनिंग तो 45 दिन की भी, 60 दिन की भी नहीं है, 60 दिन की भी नहीं है। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, अल्फाबेट और सीरीज अगर आप देखो तो सीरीज में आपको कुछ पढ़ना नहीं, अल्फाबेट आपको याद है, आप मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको करना नहीं, केवल ये 3 हिस्से, ये और 2 हिस्से, ये 5 ही टॉपिक आपको पढ़ने। यहां पर जरूर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में 3 हिस्से रहते हैं, तो ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा टाइम ले, यहाँ थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, पढ़ाई केवल यहाँ करनी है। एक्स्ट्रा में आप लोगों को क्लॉक और कैलेंडर पढ़ के जाना चाहिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी कल छोड़ के परसों, आज 8 तारीख है, 10 तारीख से सुबह और शाम एक मैथ्स का और एक रीजनिंग का डेली मैं आपको एक वीडियो बना करके दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो लड़का 60 दिन तक हमारे साथ जुड़ा रहा, मैं गारंटी देता हूं कि एक भी क्वेश्चन उसका छूट के नहीं जाएगा। 55 माने 55, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है उसका। वहां यह हो सकता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आपको अपना दिमाग भी खर्च करना पड़े, लेकिन किसी भी हाल में आप 50 से कम नहीं करके आओगे, किसी भी हाल में। और कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा मैं, कुछ एक्स्ट्रा। और साथ ही साथ उसमें जो पीवाईक्यूज है, वो पीवाईक्यूज भी उसके हिस्से रहेंगे जो ग्रुप डी में पूछे गए हैं, अभी एनटीपीसी में कुछ अच्छे एडवांस सवाल है वो आपको जरूर उसमें मिलेंगे। और लास्ट के 7 दिन हम रखेंगे केवल प्रैक्टिस के लिए, लास्ट के 7 डेज हम केवल प्रैक्टिस के लिए रखेंगे। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो पूरी की पूरी रीजनिंग मैक्सिमम टू मैक्सिमम 45 दिन, रीजनिंग के लिए केवल 45 दिन। 15 दिन जो मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूं वो आपको केवल और केवल मैं कोशिश करूंगा कि वहां पर आप अपना वो वाला जो टाइम है वो आप कंज्यूम करें, कहां पर, प्रैक्टिस करने में, ताकि रीजनिंग के जो 30 नंबर है वो तो आप 100% श्योर ही कर लें। तो साथियों मैं आपको बता दूं, परीक्षा एक युद्ध है, जीतेगा वही जिसकी रणनीति सही होगी। बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं
और जो लोग पढ़ा रहे हैं उन्हें खुद ये नहीं पता कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। उन्हें रेलवे पढ़ाना है, स्टेट एसएससी पढ़ाना है, और या तो फिर एसएससी पढ़ाना है। लेकिन यहां पर जो आपको तैयारी करवाई जाएगी वो तैयारी रेलवे ओरिएंटेड होगी, पहला फायदा। दूसरा फायदा कंप्लीटली फ्री होगी, और तीसरा फायदा विद इन डेज होगी। टारगेटेड कोर्स कराया जाएगा, टारगेटेड, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, उतने में ही आपका सिलेक्शन। तो लगे रहिए हमारे साथ, बढ़िए सही रणनीति के साथ सही दिशा में, ताकि आप अपनी मंजिल तक निश्चित तौर पर पहुंच पाए, अपने सपनों को पूरा कर पाए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाए। मिलते हैं 10 तारीख से, तब तक के लिए जय हिंद।